1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर शो विद अवधेश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए वो है डाइस। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम इसमें अपना समय भी बर्बाद करते हैं और इसमें हम गलती भी कर जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी सभी कॉन्सेप्ट आपको इतने क्लियर कर दिए जाए कि एग्जाम में आप इससे कोई भी गलती ना करें। तो स्टार्ट करते हैं डाइस का चैप्टर एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम जानते हैं कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं। एवरी डाइस हैज 6 फेसेस। आप अगर देखेंगे तो डाइस में जो 6 फेसेस होते हैं उन पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। ये एक डाइस है और हर डाइस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब वो नंबर क्या होते हैं ये हमें देखना है। नंबर लिखे होते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, या इसमें कुछ डॉट्स बने होते हैं, ऐसे 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 कुछ डॉट्स बने होंगे। अब हमें ये देखना है कि ये डाइस के क्या क्या पोजीशन हमें विजुअलाइज करनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, और एट अ टाइम जब डाइस रखी होती है तो हमें इन 6 फेसेस में से इसके कोई भी सिर्फ 3 फेसेस ही विजिबल होते हैं। जब 2 डायमेंशन में डाई रखी हुई है हमारे पास, तो एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके 3 ही फेस विजिबल होते हैं। ओके, अगर हम इसमें देखें जो ओरिजिनल डाइस में हमारे पास 6 फेसेस कौन से हैं। एक तो ये फ्रंट फेस है 1, एक ये टॉप फेस है 2, एक ये बॉटम फेस है 3, एक ये राइट फेस है 4, एक ये लेफ्ट फेस है 5, और एक ये जो है ये बैक फेस है जो पीछे की तरफ है। ये 6, ये इसके 6 फेसेस हैं। ओके, और किसी भी टाइम पर हमें सिर्फ 3 फेसेस ही विजिबल होते हैं डाइस के, ये हमें ध्यान रखना है। और अब डाइस जो हमें दी होती है वो 2 तरह की डाइस होती है। आप ध्यान से देखिएगा, 2 तरह की डाइस कौन सी होती है हमारे पास। पहली तो होती है स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरी होती है जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है ये समझते हैं हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस होता है वो डाइस जिसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। आप ये देखिए, कोई एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो अगर हमें स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ है तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो ऑपोजिट फेसेस होंगे, हमारी डाइस के जो ऑपोजिट फेस होंगे उनका सम 7 होगा। सम ऑफ नंबर्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इज 7। ओके, समझे? मतलब जो हमारा फ्रंट फेस है, अगर उस जो बैक फेस है उनका जो सम होगा वो 7 होगा। अगर हमारे फ्रंट फेस पर फ्रंट में नंबर 1 है और हमसे कोई पूछे कि बैक फेस पर नंबर क्या होगा, गिवन इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, तो हम बता सकते हैं कि बैक पर नंबर होगा 6, क्योंकि सम 7 है। ऐसे ही अगर कोई बोले टॉप पर नंबर 4 है तो बॉटम का नंबर क्या होगा, हम बता सकते हैं क्योंकि सम 7 होना है, तो ये 3 इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे कोई पूछे राइट का नंबर
5 है, तो लेफ्ट का नंबर क्या होगा? लेफ्ट का नंबर सम 7 होना है तो 2। तो कोई बस इतनी सी बात देकर आपसे पूछ सकता है कि इन अ स्टैंडर्डाइज व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू फेस हैविंग नंबर 1, कि एक जो मानक पासा है उसमें एक के ऑपोजिट कितना नंबर होगा, तो हम बता सकते हैं 6 होगा। अगर ये सिर्फ स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है तो हम उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें कोई डाइस की पोजीशन दी हुई है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है? ये जो 3 फेस हमें दिए होते हैं, हमें इसमें ये देखना होता है, मतलब ये बात हम समझ लें कि ये जो फेसेस हैं, अगर इसको हम 1, 2 और 3, ये इनको हम बोलते हैं विजिबल, मतलब जो फेस हमें दिख रहे हैं। और 3 फेस होते हैं नॉन विजिबल, मतलब जो फेस अभी हमें नहीं दिख रहे हैं। तो हम स्टैंडर्ड और जनरल डाइस कैसे डिसाइड करते हैं? ये जो विजिबल फेसेस हैं, ये हम मानते हैं कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होगा। ये जो फेस है, अगर हम ये देखें, ये डाइस है, ये अगर डाइस है तो हमें कौन कौन से फेस दिख रहे हैं? ये फ्रंट वाला फेस, ये साइड वाला फेस और ये ऊपर वाला फेस। तो हमें कौन से फेस नहीं दिख रहे हैं? हमें पीछे वाला फेस नहीं दिख रहा है, हमें बॉटम वाला फेस नहीं दिख रहा है, और हमें ये लेफ्ट वाला फेस नहीं दिख रहा है। हमें ये 3 फेस दिख रहे हैं। तो ये एडजस्ट देखिए, इस पॉइंट पर ये तीनों फेस मिल रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। जो विजिबल फेस होते हैं वो कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते। अगर इसमें यही नंबर लिखे हुए हैं, हमसे कोई बोले कि 1 के ऑपोजिट क्या नंबर होगा, तो हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि 2 और 3 तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई भी अगर एक नंबर दूसरे के ऑपोजिट है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। जो हमें दिख रहे हैं ये एडजेसेंट फेसेस हैं। समझ रहे हैं आप? अब हम क्या करते हैं, जो हमें विजिबल फेसेस हैं इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड और जनरल डाइस डिसाइड करने के लिए हम इन फेसेस में देखेंगे। तो अगर किसी डाइस में हमें एडजेसेंट फेसेस का सम 7 मिल रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखा था स्टैंडर्ड डाइस के केस में ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सम 7 होता है, और जो हमें दिख रहे हैं ये तो ऑपोजिट फेसेस नहीं है, तो एडजेसेंट फेस है। अगर कहीं हमें ऐसी एक डाइस की पोजीशन दी हुई है और हमसे कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो हम कह देंगे ये एक जनरल डाइस है, क्योंकि हमें 5 और 2 7 का सम ये मिल रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकती। और अगर यहीं पर हमें ऐसी कोई डाइस मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेसेंट फेसेस है उनमें किसी भी 2 फेसेस का सम 7 नहीं मिल रहा है। समझ रहे होंगे आप इस बात को बड़े आसानी से, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये स्टैंडर्ड का और जनरल डाइस का। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आगे हम सवाल करेंगे तो उसमें हमें ध्यान देना होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो वो हम कैसे पता करते हैं? हम जो विजिबल फेसेस होते हैं उन्हें देखकर। अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का सम 7 आ जाएगा तो वो जनरल डाइस होगी, अगर नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगी। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक मानक पासा है। ओके, अब अगर कोई हमसे पूछे, ये एक हमें डाइस दे दी और हमसे पूछे कि 4 के ऑपोजिट संख्या क्या होगी, तो हम देखेंगे कि ये भाई स्टैंडर्ड डाइस है, तो जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम 7 होता है। तो ये 4 है, इसके ऑपोजिट कितना आएगा? 3। 2 है, इसके ऑपोजिट 5। 6 है, इसके ऑपोजिट 1। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो है हमारे स्टैंडर्ड है या नहीं। उस हिसाब से हम, अगर स्टैंडर्ड डाइस हम निकाल लेते हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम 7 के जो सम होता है उसके हिसाब से ऑपोजिट नंबर्स बता सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस या अगले टाइप का कॉन्सेप्ट जिसमें हमें डाइस की एक या एक से ज्यादा पोजीशन दी होती है। ओके,
तो हम देख रहे हैं कि ये हमें डिफरेंट पोजीशन दी हुई है डाइस की। अब ये अलग अलग टाइप की पोजीशन से हम समझते हैं ये डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से। देखिए पहली पोजीशन, अगर हम इन सभी में पहली पोजीशन को ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, तो ये भी ए और ये बी और ये ए और ये बी। हमें हर सिचुएशन में दो पोजीशन दी है डाइस की, ए और बी। हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो हमें विजिबल फेसेस है 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इस टाइप को क्या बोलते हैं, नथिंग इन कॉमन। ये हमारी फर्स्ट टाइप होती है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं हमें दिया हुआ है 1 3 4 6 1 2, तो हम इसमें देख रहे हैं जो ये 1 है ये कॉमन है। हम देख रहे हैं इसमें 1 कॉमन है, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, 1 नंबर कॉमन, कि हमें इसमें एक नंबर इन दोनों पोजीशंस में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, 1 3 5 1 6 3, तो हमें 1 भी कॉमन दिख रहा है और यहां पर 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हमें ये दो कॉमन दिख रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, ये कौन सी टाइप हो गई, 2 नंबर्स इन कॉमन। अब हमारे पास 3 तरह से पोजीशन दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं, या तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या 1 नंबर कॉमन में है, या 2 नंबर कॉमन में है। अब कोई बोले कि सर 3 नंबर कॉमन में हो, अरे भाई 3 नंबर अगर कॉमन होगी तो फिर तो सेम पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे एक ही तो अलग है, अब यहाँ पे अलग, यहाँ पे भी 6 हो जाए तो ऐसी डाइस हो सकती है क्या, मतलब यहाँ तो सेम पोजीशन हो गई, यहाँ भी 1 3 6 और यहाँ भी 1 6 3। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इन अगर सवाल में पूछा जाए कि ये देकर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर कहाँ होगा, कैसे करेंगे, इसमें कैसे करते हैं और इसमें हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब हम देखेंगे कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। अगर हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है तब तो हम बता देंगे कि कौन सा किसके ऑपोजिट होगा। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि हमें कहीं भी 7 सम नहीं दिख रहा है, 7 सम नहीं दिख रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। हम बता सकते हैं 1 के ऑपोजिट क्या होगा 6, 3 के ऑपोजिट 4 और 2 के ऑपोजिट 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 के ऑपोजिट 6, ऐसे हम बनाते हैं सिंबल कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। समझ रहे हैं आप, जब 1 नंबर इन कॉमन और 2 नंबर इन कॉमन, ये हम अलग से एक स्पेशल केस बनाकर हम इनको करेंगे, केस वाइज केस हम इनको समझेंगे कि इनको कैसे सोल्व करते हैं और इनको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं इनको केस वाइज। तो हम देख रहे हैं 1 नंबर इन कॉमन, ये हमें 2 पोजीशन दी हुई है डाइस की, 3 6 1 ये एडजेसेंट फेसेस है, 4 3 2, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हमें 7 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 7 दिख रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, अगर स्टैंडर्ड होती तो हम बता देते। अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट पेयर्स, फाइंड द ऑपोजिट पेयर्स। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। हमने देखा इस वाले सवाल, मतलब इस वाली पोजीशन में हमें ये 3 कॉमन दिख रहा है, इधर भी और इधर भी 3 कॉमन है। अब हम क्या करेंगे कि 3 को इधर लिखेंगे और दोनों डाइस में इससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन हम चुनेंगे। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक डायरेक्शन जो हमें अच्छी लगे, कंफर्टेबल, लेकिन फिर हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि डाइस का कोई भी सवाल आ जाए हम उसी डायरेक्शन में उसको सोल्व करेंगे।
तो जैसे मैं करता हूं, मैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूं। हम 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, और इसमें भी फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। तो 3 से क्लॉकवाइज चले तो पहला नंबर क्या आया 6, दूसरा नंबर 1। अब इसमें भी 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जब 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा 2, दूसरा नंबर 4। तो ये जो नंबर हमारे पेयर बने ये ऑपोजिट नंबर्स होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं 6 के ऑपोजिट 2 है, 1 के ऑपोजिट 4 है। अब नंबर क्या बच गया हमारे पास, नंबर 5। तो जो 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा 5। समझे? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जो हमारा कॉमन नंबर है उससे हम स्टार्ट करते हैं, और दोनों डायरेक्शन मतलब दोनों जो हमें दिया हुआ है पोजीशन उसमें सेम डायरेक्शन में हम जाएंगे। जैसे जैसे नंबर आए हमने लिखे दोनों तरफ, तो जो नंबर आमने सामने बैठे हैं वही ऑपोजिट नंबर होंगे, और जो नंबर बच जाएगा वो जो हमारा कॉमन नंबर है उसके ऑपोजिट रहेगा। इस पर अभी हम 1-2 सवाल और देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमें ये देखिए दूसरी पोजीशन दी हुई है, ये पोजीशन ए है, ये बी है। 5 6 3 4 2 6। फाइंड द ऑपोजिट पेयर्स। हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, इधर ये 6 है और इधर ये 6। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर लिखेंगे। अब एक डायरेक्शन में हम चलेंगे, इधर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं 6 से, क्लॉकवाइज में क्या आएगा 3 और ये 5। इधर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 6 से 4 2। ओके, तो ये आमने सामने हो गए, ये ऑपोजिट पेयर हो गए। नंबर क्या बचा हमारे पास 1। ठीक है, हमारे पास नंबर आ गया 1। इसमें हम देखिए, हम इतना करने के बाद हमने देखा कि 6 के ऑपोजिट 1 आ रहा है। हम अगर यहां देख लेते कि इसमें कहीं भी हमें सम 7 मिला, नहीं मिला, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस हमने डिसाइड कर ली तो हम देख लेंगे कि 3 के ऑपोजिट 4, 5 के ऑपोजिट 2, 6 के ऑपोजिट 1, ये नंबर्स आएंगे। ओके, अब हमें एक पोजीशन दी हुई है 2, इसमें हमें ऑपोजिट पेयर्स बताने हैं। 5 4 2 4 3 1। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है हमें, नंबर 4, ये कॉमन है। जो कॉमन आया वो हमने इधर लिख लिया। अब इसमें हम क्लॉकवाइज करेंगे 2 5, और इधर क्लॉकवाइज करेंगे 1 3। तो हमने देख लिया 1 के ऑपोजिट क्या नंबर आ रहा है 2, 5 के ऑपोजिट 3, और नंबर क्या बच गया हमारे पास 6। तो 4 के ऑपोजिट 6 होगा। ओके, समझ गए होंगे आप कैसे निकालना है हमें। अब ये मुझे लगता है कि हमने 1 नंबर कॉमन वाला अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं जब 2 नंबर कॉमन में होते हैं तब हम क्या करते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स इन कॉमन। ये हमें 2 पोजीशन दी हुई है और हमें ऑपोजिट पेयर्स पता करने हैं। तो अब हम देख रहे हैं इस डाइस में हमारे पास 1 5 3 और 1 3 6। हमारे पास इसमें क्या क्या कॉमन है 1 और 3। ठीक है, इधर भी 1 और 3, ये दोनों कॉमन है। हमारे पास नंबर क्या बचे 5 और 6। तो हम ये कह सकते हैं, इस पोजीशन से हम सिर्फ एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 विल बी ऑपोजिट टू 6। जो बचे हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब ये चाहे हमें इमेजिनेशन में लग रहा है कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन रूल के हिसाब से ये ऑपोजिट होंगे। और हम क्या कह सकते हैं
जो नंबर हमें दिख रहे हैं, जो कॉमन नंबर है, ये दो नंबर है हमारे पास 1 और 3, और जो नंबर हमें इसमें नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, 2 और 4, तो ये भी आपस में किसी ना किसी पेयर में ऑपोजिट होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 2 के ऑपोजिट होगा या 3 4 के ऑपोजिट होगा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं 1 के ऑपोजिट या तो 2 या 4 होगा, या फिर 3 के ऑपोजिट या तो 2 होगा या 4 होगा। हम इसमें कोई भी पेयर सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा ऑपोजिट होगा। सिर्फ ये जो नंबर हमें बचे थे 5 ऑपोजिट होगा 6 के, उसके अलावा हम कोई पेयर हम ये नहीं बोल सकते कि वो ऑपोजिट होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि जब दो पोजीशन सेम होती हैं तो उसमें जो बचे हुए नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और बाकी जो नंबर होते हैं वो पेयर्स में अपोजिट हो सकते हैं। हम इनके बारे में श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारा श्योर शॉट होता है कि ये अपोजिट में है। इसी के ऊपर अभी हम कुछ और सवाल देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन है विच लेटर इज ऑपोजिट टू ई। हमें दो पोजीशन दी हुई है डाइस की, और हमें बताना है कि ई के ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा। तो हम इसमें ये मानते हैं कि जो डाइस के 6 पेसेज है उसमें A to F मार्किंग की हुई है। तो अब देखिए हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास कॉमन है ये B कॉमन है, और ये C ये कॉमन है, बी सी दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास बचा क्या, ए और एफ। तो हम कह सकते हैं कि ए एफ के ऑपोजिट है, ये हम शॉर्टी से कह सकते हैं। अब ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो नहीं सकते, ये एडजेसेंट ही रहेंगे, तो ये बी सी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, डी और ई। ठीक है, ये ऑपोजिट होंगे डी और ई। ओके, ये आपस में ऑपोजिट होंगे इन चारों में से कोई कोई। डी और ई ऑपोजिट होंगे बी ऑब्लिक सी के। तो हमें किसके ऑपोजिट देखना है, ई के। तो हम देख सकते हैं ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ए किसके ऑपोजिट है, एफ के। तो ए कट जाएगा, एफ ए के ऑपोजिट है तो एफ कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं डी और ई एक साथ आएंगे, ये ऑपोजिट में तो नहीं आ रहे हमारे पास, तो हमारा ये डी भी कट गया। हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया, डी के ऑपोजिट बी या सी में से कोई एक हो सकता है। तो हम इसमें क्या मान सकते हैं, इसमें से ये बी इसके ऑपोजिट हो सकता है अगर कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन में हमें यहाँ पर ये भी दे देता, ऑप्शन ई में सी भी दे देता, तब वो हमसे पूछता है कि ओनली ए ओनली बी ऐसे करके, तो हमारा ऑप्शन होता है इधर सी और ई। मतलब ये ऑप्शन लिखे हमने, या तो सी ऑप्शन या ई ऑप्शन, इनमें से कोई एक ई के ऑपोजिट आएगा। ऑलराइट, समझ गए आप इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट नंबर्स। हमें दो पोजीशन दी हुई है डाइस की। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं कि हमें एक तो ये 1 कॉमन दिख रहा है, और दूसरा ये 2 कॉमन दिख रहा है। ये हमारा कॉमन हो गया। बचा क्या, 3 और 4। तो हम जो श्योर शॉट कह सकते हैं कि क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 3 विल बी ऑपोजिट टू 4 और 4 विल बी ऑपोजिट टू 3। और जो बाकी नंबर हमारे पास बचे 1/2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 5 और 6, ये आपस में किसी भी पेयर में ऑपोजिट हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं 1 के ऑपोजिट या तो 5 और 6 होगा, और 2 के ऑपोजिट इधर 5 और 6 होगा। अगर 1 के ऑपोजिट 5 है तो 2 के ऑपोजिट 6 होगा, अगर 1 के ऑपोजिट 6 है तो 2 के ऑपोजिट 5 होगा। वो हमसे सवाल में इतना नहीं पूछेगा कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा। अगर पूछेगा तो हम यही ऑप्शन दे सकते हैं, हम सिंगल ऑप्शन नहीं दे सकते कि 2 के ऑपोजिट या तो 5 होगा या 6 हो। हमें ये दोनों ही देने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन। एक ही डाइस की, एक ही पासे की हमें 2 से ज्यादा पोजीशन दी हुई है, तो हमें उसमें ऑपोजिट पेयर्स
बस के निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक डाइस की 3 पोजीशन दी है, पोजीशन ए बी सी। इसमें हमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। तो इन तरह के सवालों को हम कैसे सोल्व करते हैं कि हम ऐसी 2 पोजीशन देखते हैं जिनमें एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर कॉमन, अब देखिए ये है 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर हम इन्हें देखें 4 5 3 6, इसमें 2 कॉमन हो गए। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 4 5, इन 2 पोजीशंस में हमारे पास केवल एक नंबर कॉमन है। अब वो नंबर कौन सा कॉमन है? हमने देखा 3, ये इधर 3, ये इधर 3, ये 3 हमारे पास कॉमन है। तो हमने जब सिंगल कॉमन नंबर वाला देखा था, हमने कैसे किया था? जो कॉमन नंबर है उसको हम लिखते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें 1, इसमें 2, इसमें भी ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें 5 और फिर 4। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 के ऑपोजिट क्या है? 5, और 2 के ऑपोजिट क्या है? 4, और नंबर क्या बच गया? 6। तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा? नंबर 6। अब अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो हम इन 2 पोजीशन में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन है। अब हमारे पास 2 नंबर कॉमन है इसमें, ये 4 कॉमन है इसके साथ, और 5 कॉमन है इधर। नंबर क्या बच गया? 3 और 6। तो हम कह सकते हैं कि उससे 3 ऑपोजिट टू 6 है। यहां से भी हमें 3 ऑपोजिट टू 6 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेट बना है पेयर्स का, ये बिल्कुल ठीक हमने बनाया है। 1 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये हमें 4 पोजीशन दी हुई है डाइस की। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऑपोजिट पेयर्स बताइए। अब हम ऑपोजिट पेयर्स कैसे डिसाइड करते हैं? जब हमें 4 पोजीशन दी होंगी, 2 से ज्यादा पोजीशन दी होंगी, तो हम देखते हैं 1 कॉमन वाली कौन कौन सी पोजीशन है हमारे पास। तो देखिए इसमें 4 5 6, इसमें 5 3 6, तो इसमें 5 और 6 कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए, तो ये पोजीशन तो नहीं बनेगी। अब 4 इन दोनों में देखें, 3 6 5 1 2 4, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 2 पोजीशन भी आपस में नहीं बनेगी। इनको देखें 4 5 6 4 1 2, तो इसमें हमें एक नंबर कॉमन मिल गया, क्या? 4। ये 4 कॉमन है। तो हम कैसे करते हैं इसमें सोल्व? 4 को लिखेंगे 4 से क्लॉकवाइज 5 और 6, ठीक है। अब इसमें 4 से क्लॉकवाइज लिखेंगे 2 और 1, तो हमारे पास आ गया ये 3, इसके ऑपोजिट आ गया। समझ गए हम? अब हम देखते हैं और कोई पोजीशन भी है क्या क्रॉस चेकिंग के लिए। नहीं तो हमारा सवाल तो सोल्व हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको और कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये फिगर ना आए, आपको कोई और पेयर समझ आ रहा है। अब आप देखिए 3 5 6 और 2 4 6, इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 6। ये 2 कॉमन हमें मिल गए। अब इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे? 6 को लिखा हमने 6 से क्लॉकवाइज, तो कैसे लिखा हमने? ये 5 और ये 3। ऑलराइट, अब इधर भी लिखेंगे 6 से क्लॉकवाइज 2 4, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? 1। अब ये देख लीजिए हमारे पास जो पेयर हमने इधर निकाले थे, 6 के ऑपोजिट 1, 6 के ऑपोजिट 1, 5 के ऑपोजिट 2, 5 के ऑपोजिट 2, 3 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 4, दोनों पेयर से हमारे पास आंसर सेम आएगा। और अगर आप इसमें सवाल में थोड़ा सा ध्यान पहले देते तो आप इन चारों फेसेस को देख के एक चीज एकदम से डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें कहीं भी हमें एडजेसेंट फेसेस पे सम 7 नहीं मिल रहा है। इसमें भी हमें कहीं सम 7 नहीं मिल रहा है, इसमें भी कहीं हमें एडजेसेंट फेसेस में सम 7 नहीं मिल रहा है, इसमें भी हमें कहीं एडजेसेंट फेसेस में सम 7 नहीं मिल रहा है, और इसमें भी हमें कहीं एडजेसेंट फेसेस में सम 7 नहीं मिल रहा है। तो हम इसको देख के क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक मानक पासा है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? ऑपोजिट फेसेस का सम 1 होता है, सॉरी ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। तो हमने वही यहां पर देखा कि हमने ऑपोजिट फेसेस का सम 7 निकाला, हमें मिला है।
तो ऐसे ही हम बिना ये सब के भी हम कर सकते थे कि 6 के ऑपोजिट 1 होगा, 4 के ऑपोजिट 3 होगा, 5 के ऑपोजिट 2 होगा। ये हम सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस अगर डिसाइड कर लेते तो उससे भी हो सकता था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे इससे अगला डाइस में, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ओपनिंग ऑफ डाइस। जब हम किसी डाइस को ओपन कर देते हैं तो वो कैसे दिखती है, यानी कि जिस किसी पासे को अगर खोल दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा, वो हम कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसमें। अब हम देख रहे हैं ओपनिंग ऑफ डाइस। जब किसी पासे को खोल दिया जाता है तो वो कैसा दिखता है, तो उसकी बहुत सारी पोजीशंस हो सकती हैं। हमने ऐसे 2 एग्जाम्पलरी पोजीशंस ली हैं कि फॉर एग्जांपल वो ऐसा दिख रहा है, तो अब हमें ऑपोजिट पेयर्स इसमें बताने हैं। तो जब किसी डाइस को ओपन कर दिया जाता है तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जो ऑल्टरनेट डिजिट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक जो नंबर आएगा वो जो होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जैसे अगर हम ये जो पोजीशंस हैं इनको हम नंबर कर लें 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये ऐसे हमने नंबर कर लिए। तो जो ऑल्टरनेट होंगे, जैसे ई है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये ऑपोजिट किसकी होगी, इसको एक छोड़ के लाइन में अगला, तो इसको एक छोड़ के लाइन में अगला कौन सा है, सी, यानी फर्स्ट के ऑपोजिट 3, थर्ड जो होगा ई के ऑपोजिट सी, फिर डी अगर लेंगे तो डी के ऑपोजिट एक छोड़ के जो लाइन में अगला होगा डी के ऑपोजिट ए, जो ऑल्टरनेट होगा। और ऐसे ही बी का जब हम देखेंगे तो बी के ऑपोजिट आएगा एफ, क्योंकि इसमें एक छोड़ के ये होगा। हम क्या बना सकते हैं इसमें पेयर, ई के ऑपोजिट होगा सी, डी के ऑपोजिट ए और बी के ऑपोजिट एफ। समझ गए आप। ऐसे ही हम इसमें अगर देखेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो हॉरिजॉन्टल रो को सोल्व करते हैं या वर्टिकल रो को सोल्व करते हैं। ये जो साइड आर्म्स होती हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहती हैं। तो ऐसे हमने इसमें पहले हॉरिजॉन्टल रो देखा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले वर्टिकल रो को सोल्व करेंगे, फिर इसके साइड आर्म्स आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। देखिए जैसे हमने 5 के ऑपोजिट क्या होगा, हमने ऑल्टरनेट देखा तो 5 के ऑपोजिट 3, अब नेक्स्ट आएगा 4 के ऑपोजिट क्या आएगा 2, अब बचा क्या 1 के ऑपोजिट 6। समझ गए आप। जब पासे को ओपन कर दिया जाता है, डाइस को ओपन कर दिया जाता है, तो जो ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा वो होते हैं प्लेसेस, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे ई के ऑपोजिट सी आएगा और डी के ऑपोजिट ए आएगा, बी के ऑपोजिट एफ आएगा। हम पहले सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, उसके बाद जो साइड आर्म्स बचते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें 5 के ऑपोजिट 3 आएगा, 4 के ऑपोजिट 2 आएगा और 1 के ऑपोजिट 6 आएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो पासे में डाइस में सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को जाना है, हमने देखा कि हम डाइस के अंदर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करके सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसके सवाल करेंगे ताकि आपको इसके प्रैक्टिस ऐसे एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ये आपको एकदम याद हो जाएगा कि डाइस का कोई भी सवाल आपसे कभी उसमें एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ऐसे ही सीखते रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए हमें शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो